हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह, आपके हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग हिंदी व्याकरण बुक वर्तिका की चैप्टर नंबर 11 विराम चिन्ह को अच्छे से बुक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विराम चिन्ह चैप्टर 11, इसे इंग्लिश में पंक्चुएशन के नाम से भी जाना जाता है। आप स्टार्टिंग से पहली लाइन देखिए। लिखा है, विराम का अर्थ होता है रुकना। बोलते समय अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में हम रुकते हैं। यह रुकावट कभी बहुत कम होती है, कभी कुछ अधिक। प्रश्न पूछने, विषम व्यक्त करने आदि स्थितियों में हमारे बोलने का तरीका अलग अलग होता है। लिखित भाषा में इन सब स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। सिंपल में ये समझा जाए, विराम चिन्ह का प्रयोग हमेशा रुकने के लिए होता है, या विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। अब इसकी परिभाषा हम लोग जो बॉक्स में लिखा गया उसको पढ़ते हैं। विराम चिन्ह पंक्चुएशन, बोलते समय वाणी में आने वाले ठहराव तथा प्रश्न, विषम्य आदि को व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा में बनाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी लाइन, विराम चिन्हों के सही प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है तथा भाषा में शुद्धता बनी रहती है, किंतु गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ होने की आशंका बनी रहती है। मतलब अगर गलत प्रयोग करेंगे, चिन्हों का गलत स्थान पर प्रयोग कर देंगे तो अर्थ की जगह उसका अनर्थ हो जाएगा, मतलब गलत आंसर भी आ सकता है। उदाहरण के अनुसार समझा जाए, जैसे क लिखा है, रोको, कामा लगा है, मत जाने दो, ब्रैकेट में लिखा रोकने का भाव व्यक्त हो रहा है। रोको के बाद आपका क्या लगा हुआ है? अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ है। रोको अल्प विराम का चिन्ह, जिसे आप इंग्लिश में कामा के नाम से जानते हैं। रोको कामा मत जाने दो, इसका मतलब क्या होगा? रोकने का भाव व्यक्त किया जा रहा है, मतलब रोक लीजिए, जाने मत दीजिए। सेकंड ख है जो, रोको मत जाने दो। अब इसका मतलब क्या हो? जाने देने का भाव व्यक्त हो रहा है। ऊपर वाले में रोकने का भाव व्यक्त हो रहा है, मतलब रुकने के लिए कहा जा रहा है, और ख में कामा अगर मत के बाद लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ जाने देने का भाव व्यक्त हो रहा है। अब अगली लाइन है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रयुक्त या प्रमुख विराम चिन्ह। जैसे आप फर्स्ट देख रहे, लिखा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को इंग्लिश में हम बोलते हैं फुल स्टॉप। राइट साइड में इसका सिंबल भी दिया गया है, ब्रैकेट में एक स्टैंडिंग लाइन है, जिसे हम हिंदी में पूर्ण विराम के नाम से जानते हैं। सेकंड है आपका अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। ब्रैकेट में देख रहे हैं एक चिन्ह लगा हुआ है कॉमा का। थर्ड है आपका अर्ध विराम, मीन्स सेमी कॉलन। अर्ध विराम का अर्थ होता है कुछ समय के लिए रुकना। फोर्थ है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे आप एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, जिसे आप हिंदी में संबोधन चिन्ह भी कहते हैं, विषम सूचक चिन्ह भी कहते हैं, या विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। आप राइट साइड ब्रैकेट में भी इनके चिन्हों का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखा है? संबोधन का चिन्ह दर्शाया गया है। पांचवा है योजक या विभाजक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। हमने कल के वीडियो में भी हमने बताया है। पांचवा के बाद छठा है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे आप क्वेश्चन मार्क कहते हैं। सबसे आसान है, आप लोग इससे भली भांति परिचित हैं। क्वेश्चन मार्क, जिसे आप हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से जानते हैं। सातवां है उद्धरण चिन्ह, जिसे आप इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इन्वर्टेड कामा मतलब कोई अगर वाक्य लिखा गया है तो ज्यों का त्यों, यदि कोई वाक्य कहा, जैसे मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। अगर सेम यही कथन को हम भी कहते हैं या लिखते हैं तो ऐसे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को लिख देते हैं। नेक्स्ट है आपका कोष्ठक, जिसे आप इंग्लिश में ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं राइट साइड में इसका सिंबल बना हुआ है। नेक्स्ट 9 है अपूर्ण विराम।
अपूर्ण विराम मतलब 2 डॉट होता है, जैसे अ की मात्रा आप हिंदी में लगाते हैं ना, तो सेम उसी तरह से अपूर्ण विराम में 2 डॉट लगा होता है। तो अपूर्ण विराम मतलब वहाँ पर क्या हुआ, पूरी तरह ठहराव नहीं हुआ है, आगे भी कोई सेंटेंस उससे जुड़ा हुआ है। 10 नंबर है निर्देशक चिन्ह डैश, जो आपका हाइफन, जिसे आप योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं, इससे यह लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है। नेक्स्ट है आपका, अब इसको हम लोग डिटेल में परिभाषा के साथ समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 है पूर्ण विराम, जिसे आप फुल स्टॉप कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य समाप्त होने पर किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है, जैसे एग्जाम्पल आपका राम पढ़ रहा है, फुल स्टॉप। सेकंड ख है आपका राधा गा रही है। सेकंड है आपका अल्प विराम कॉमा, इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। क वाक्य में आए एक समान पदों में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे राम अल्प विराम श्याम अल्प विराम गीता और सीता बाजार गए। अगर अलग अलग नाम एक साथ दिए हों तो उनको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम कामा श्याम कामा गीता और सीता बाजार गए। अब इसी को हिंदी में पढ़ा जाए चिन्ह को, राम के बाद अल्प विराम का प्रयोग हुआ, फिर श्याम के बाद अल्प विराम, गीता और सीता बाजार गए। ख है योजक या अन्य शब्दों का लोप होने पर, जैसे वह वहाँ गया था कामा यहाँ आ न सका, वह वहाँ गया था अल्प विराम यहाँ आ न सका। इस वाक्य में इसलिए का लोप हुआ है। जब इसको पढ़ेंगे तो चिन्हों को हम लोग नहीं बोलते, बस समझने के लिए मैं चिन्ह को पढ़ रहा हूँ। जैसे फिर दोबारा पढ़ लिया जाए, वह वहाँ गया था यहाँ आ न सका। ग है बस अल्प विराम हाँ अल्प विराम नहीं आदि के बाद, जैसे बस इतनी सी बात, हाँ मैं अवश्य आऊँगा, नहीं मैं वहाँ नहीं आऊँगा। घ आपका किसी कथन को लिखते समय उद्धरण चिन्ह से पूर्व मतलब पहले, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा, यह कथन जो आगे लिखा है यह किसने कहा है, गौतम बुद्ध ने कहा है, अपना दीपक स्वयं बनो। तो यह गौतम बुद्ध द्वारा कहा गया कथन है। तो इसको सेम टू सेम अगर लिखते हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा में ही लिखेंगे। थर्ड है आपका अर्ध विराम, जिसे आप सेमीकोलन कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब वाक्य पूर्ण होने की स्थिति में हो, किंतु उसमें कोई और बात जोड़ी जा रही हो जिसके कारण वाक्य पूरा न हुआ हो। बोलते समय इस दशा में पूर्ण विराम से कुछ कम रुका जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क मोहन विद्यालय से आया अर्ध विराम, उसने नाश्ता किया अर्ध विराम का प्रयोग है, कपड़े बदले और खेलने चला गया। मतलब सभी जो कार्य हो रहे हैं एक के बाद एक लगातार होते जा रहे हैं, मतलब कहीं पर भी ठहराव नहीं है। मोहन विद्यालय से आया, उसने नाश्ता किया, कपड़े बदले और खेलने चला गया। अगर ऐसे कोई सेंटेंस, ऐसे कोई वाक्य हैं तो इनके बीच में अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ख है मैं रोता रहा, उसे दया नहीं आई। तो दो वाक्य हैं, आपस में अर्धविराम के चिन्ह के द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका प्रयोग आश्चर्य, घृणा, हर्ष, विषम्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए विषम्यवाचक शब्दों के बाद इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क अरे तुम आ गए, तो अरे के बाद जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम विस्मयादिबोधक चिन्ह या विषम्य सूचक चिन्ह कहते हैं। और इंग्लिश में इसी को एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सेकंड है ख आह बहुत दर्द हो रहा है, तो इसमें दर्द का अनुभव हो रहा है, तो आह के बाद भी आपका विषम्यादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ग है शाबाश, विषम्य सूचक चिन्ह का प्रयोग है इस, और इसी तरह प्रथम स्थान प्राप्त करते रहो। संबोधन करने के लिए भी इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरेश तुम अभी तक नहीं गए। नेक्स्ट है आपका
योजक चिन्ह जिसे हाइफन कहते हैं, इन चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। एग्जाम्पल से हम लोग बेहतर से समझ पाएंगे। कह विलोम शब्दों के बीच में, जैसे राजा रंक, राजा और रंक के बीच में आप देख रहे हैं एक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, वह चिन्ह होता है योजक चिन्ह या इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। उसके बाद अमीर गरीब, बाल वृद्ध, खह एक शब्द के दो बार आने पर, जैसे धीरे धीरे, कभी कभी, अभी अभी, तो इन दो शब्दों के बीच में आप योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। आप इनका चिन्ह भी देख रहे हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे आपका क्या नाम है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है। जैसे ख है आपका ताजमहल किसने बनवाया था, प्रश्नवाचक चिन्ह। सातवां है आपका उद्धरण चिन्ह, जिसको हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, जिसे इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका इकहरा उद्धरण चिन्ह, जिसे सिंगल इन्वर्टेड कामा कहते हैं, और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, जिसे हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा के नाम से भी जानते हैं। क इकहरा उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति के नाम के साथ उपनाम लिखते समय तथा वाक्य के मध्य में किसी पुस्तक, व्यक्ति आदि का उदाहरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला जो है सिंगल इन्वर्टेड कामा में है, क्योंकि इनको उपनाम से जाना जाता है। जैसे बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है, नेताजी बोलते हैं ना, नेताजी। या मोहनदास करमचंद गांधी, उनको महात्मा भी कहा गया है। जैसे महात्मा शब्द आ गया, निराला आ गया, नेताजी आ गया। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते हैं, चाचा नेहरू बोलते हैं। तो अगर लिखा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब्रैकेट में नहीं, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हैं चाचा नेहरू। तो मोहनदास करमचंद गांधी, तो सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हैं महात्मा गांधी या महात्मा। इसी तरह आपका सेकंड आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह, जिसे डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। किसी कथन को ज्यों का त्यों, मतलब जैसा किसी के द्वारा कहा गया है या किसी के द्वारा लिखा गया है, तो सेम टू सेम उसी स्थिति में उन वाक्यों को या उन शब्दों को हम लिख देते हैं, तो आपको उसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यह कथन महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया है। तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे सेंटेंस को डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका कोष्टक, जिसे ब्रैकेट कहते हैं। ब्रैकेट किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरसरी, ब्रैकेट में गंगा। हमने क्लास के दौरान भी बताया है कि सेम टू सेम अगर वही सेम अर्थ होता है, तो उसको ठीक उस शब्द के बगल में अगर ब्रैकेट लगा कर लिखा जाता है, तो वह सेम अर्थ प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे सूरसरी, सूरसरी गंगा को ही कहा गया है। सूरसरी, भागीरथी, गंगा, ये सब गंगा नदी का ही नाम है। अत्यंत पवित्र नदी है। जैसे एक और आसान से एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं सूरज, सूर्य, तो अगर सूरज लिख दिया जाए और ब्रैकेट में सूर्य लिख दिया जाए, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो आपने क्या समझा, ब्रैकेट का मतलब होता है किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अपूर्ण विराम, जिसे आप कॉलन कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण या अग्रलिखित का संकेत करने के लिए किया जाता है, या नाटक आदि में संवाद से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे संवाद को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डायलॉग भी बोल सकते हैं या बातचीत भी बोल सकते हैं। कह क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसे आप देख रहे हैं क में लिखा क्रिया के दो भेद होते हैं। है के बाद देख रहे हैं आप कौन सा चिन्ह लगा है, अपूर्ण विराम का चिन्ह लगा है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ख है तरुण, मैं कल पिक्चर देखने जाऊंगा। आखिरी आपका निर्देशक चिन्ह, जिसे डैश कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है आपका योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। उदाहरण देने या अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एग्जाम्पल देते हैं या अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे हम जब आपको प्रश्न उत्तर CW में करवाते हैं तो लिखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, डैश का चिन्ह लगा जाता है। ख है विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं, जैसे दिन और रात। ठीक है, तो इसको और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा,
ठीक है।